Hello students, my name is Sayyida Amna Rizwan, working as a lecturer at Iqra University, Islamabad. Welcome to my channel and welcome to another video of how to program C++. Today in this lecture, I am going to teach you the basic syntax and structure of C++. So let's get started. Okay. C++ में जब भी आप लोग कोई भी कोड करने लगते हैं तो बेसिक सिंटैक्स आप लोगों का बेसिकली सबसे पहले आप हेडर फाइल्स लिखते हैं। हेडर फाइल्स आपके पास इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आप जिस तरह आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वो वाला काम आपका बेसिकली हो सके। विदाउट दिस हेडर फाइल्स आप लोग कोई भी स्टेटमेंट्स, कोई भी काम जो इंटरनल लॉजिक होती है मेन फंक्शन के अंदर, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोगों का मेन का फंक्शन आता है, ठीक है। बेसिक फंक्शन है आपके पास, ठीक है। और इसके इंटरनल जब आपकी इसकी ब्रैकेट्स ओपन होती हैं तो इसके अंदर आप अपनी सारी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आपके पास उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है सी प्लस प्लस में। आपके पास बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है? जब भी कोई भी डाटा, कोई भी वेरिएबल, कोई भी ऐसा डाटा जिसके जो आप स्टोर करवा रहे हो वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और वेरिएबल आपके पास ऐसा आप समझ लें, ऐसी वैल्यू जो कि चेंज हो सकती है, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है आपको कि वेरी, ठीक है। वेरिएबल मींस वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और ऐसी वैल्यूज जो कि बेसिकली कांस्टेंट रहती हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, उसको हम बेसिकली कांस्टेंट्स बोलते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हो तो आपके पास चार किस्म की बेसिक डाटा टाइप्स होती हैं, जिसमें आपके पास इंटीजर आ जाती है, फ्लोट आ जाती है, करैक्टर आ जाती है और स्ट्रिंग आ जाती है। ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको जो आप स्टोर करवा रहे हो किसी वेरिएबल के अंदर और साथ ही उसकी डाटा टाइप बता रहे हो, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यूजर से कोई नंबर ले रहे हैं और उस नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम सिमिलरली जो हमने बेसिकली सेम ऊपर जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था अभी, हम सेम वही लेकर चलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो स्टेप है बेसिकली, ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। व्हाट इज वेरिएबल हियर? नंबर इज द वेरिएबल एंड इंट इज द डाटा टाइप। तो जब भी हम किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप बता रहे हो तो हमारे पास उस स्टेप को क्या बोलते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। सी आउट पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कोई नंबर ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप अपना नंबर एंटर करें, हम प्रिंट करवा रहे हैं। और सी इन में हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। और इनपुट किस में ले रहे हैं? वो जो नंबर हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया हुआ है उसके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि हम उस नंबर को बेसिकली प्रिंट करवा देंगे। सी आउट यू हैव एंटर्ड। आपने कौन सा नंबर है, ये जो यू हैव एंटर्ड क्योंकि डबल कोट्स में, तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। ये जो नंबर हमारे पास कॉल हो रहा है क्योंकि ये डबल कोट्स में नहीं है, तो दैट्स मीन कि यू आर कॉलिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इन इन दिस वेयर द वैल्यू स्टोर बेसिकली। सो अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू प्रिंट होगी और साथ ही साथ आपके पास जो ये आगे नंबर है, ये आपके पास एज इट इज प्रिंट होगा। तो आप खुद देखें कि यहाँ पर आपके पास जो जो चीजें सी आउट में आती हैं वो एज इट इज प्रिंट होती जाती हैं। सी आउट में हमने क्या लिखा था? एंटर द नंबर, आपने लिखा एंटर द नंबर। सी इन में हमने नंबर एंटर करवाने की कोशिश की है तो आपने नंबर एंटर करवा दिया, व्हाट इज द नंबर 10। आफ्टर दैट आपने प्रिंट करवाया यू हैव एंटर्ड, सेम आया बिकॉज वो डबल कोट्स में था। जो नंबर है वो 10 उसकी जगह लिखा हुआ आ गया, और फिर नंबर क्योंकि दोबारा लिखा हुआ था डबल कोट्स में तो वो नंबर हमारे पास लिखा हुआ आ गया। उसके बाद आ जाती है हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जो सेकंड कॉन्सेप्ट है आपके पास सी प्लस प्लस कोडिंग का। उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ा कि हम वेरिएबल को कोई ना कोई डाटा टाइप असाइन करते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में डाटा टाइप तो असाइन हो जाती है, लेकिन साथ साथ हम उसको उस पर्टिकुलर वेरिएबल को इनिशियली कोई वैल्यू भी प्रोवाइड कर देते हैं, कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवा देते हैं। यूजर्स उसकी वैल्यू नहीं लेते। यही यहाँ पे चीज लिखी हुई है, व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल बाय इट्स डाटा टाइप एंड आल्सो असाइन अ वैल्यू टू इट। आप एक एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमारे पास सेम वही सिंटेक्स फॉलो हुआ है जो हमने ऊपर पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या किया, ये पर्टिकुलर इंट नंबर, हमने ये वेरिएबल, यहाँ तक जो आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। साथ ही इस नंबर वाले वेरिएबल को हमने 9 वैल्यू असाइन कर दी। आफ्टर दैट यहाँ पर अब आप इस कॉन्सेप्ट में देखें तो हम यूजर से वैल्यू ले रहे थे क्योंकि हमें नंबर का वैल्यू पता नहीं थी, इस वेरिएबल की कोई वैल्यू स्टोर अभी तक नहीं हुई थी। जबकि यहाँ पे देखें कि हमने नंबर के अंदर ऑलरेडी 9 जो है वो असाइन उसको कर दिए, और अब हम क्या कर रहे हैं,
यूजर से कोई इनपुट नहीं ले रहे, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं। यू हैव एंटर्ड डैश नंबर, और डैश नंबर कौन सा, ये नंबर की जगह ये 9 आएगा, यू हैव एंटर्ड 9 नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, होप आपको समझ आ गई होगी। आफ्टर दैट डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास। डाटा टाइप्स आपके पास कितने किस्म की मेजर, जो मेजर यूज होती हैं सी प्लस प्लस में, वो आपके पास है इंट, फ्लोट, जार और स्ट्रिंग। एनी डाटा विच डज नॉट कंटेन एनी डेसिमल वैल्यू, ठीक है, उसके अंदर कोई पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल 100, 1, 101, 1000, -1, -5, इसके अंदर आप कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं बोल रहे, ठीक है। तो ऐसा डाटा को हम जो भी डाटा टाइप असाइन करते हैं वो होती है इंट, ठीक है। ऐसी वैल्यू जो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं, तो उस वेरिएबल की डाटा टाइप हम क्या रखेंगे, इंट। आफ्टर दैट फ्लोट आ जाती है। फ्लोट में आपके पास वो डाटा टाइप बेसिकली आपके पास है जिसके अंदर आपके पास हमेशा डेसिमल वैल्यूज आती है, पॉइंट वाली वैल्यूज आती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्रेविटी ऑफ अर्थ की बात करें तो 9.8, अगर हम पाई की वैल्यू की बात करें तो 3.14, और अगर हम कोई और भी वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि आपकी परसेंटेज आई है 75.55%, ठीक है। आपके मार्क्स आए हैं 100, ठीक है, 100.00, आपकी एवरेज जो निकली है वो आई है 50.75, ठीक है। तो ये सारी ऐसी वैल्यूज है जिसके अंदर मैं पॉइंट की बात कर रही हूँ, डेसिमल की बात कर रही हूँ। ऐसी वैल्यू, ऐसे वेरिएबल्स के अंदर जब हम स्टोर करवाते हैं तो ऐसे वेरिएबल्स की हम डाटा टाइप हमेशा क्या रखते हैं, फ्लोट। आफ्टर दैट चार, चार में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल करेक्टर्स आते हैं। सिंगल करेक्टर्स मींस, अगर मैं सिर्फ बात करूं कि ए, बी, सी, ठीक है, सिंगल है। ए, कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है। बी, कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, अप टू सो ऑन टू जी, ठीक है ना, कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। इसके अलावा स्लैश, स्टार, एट द रेट, ठीक है, माइनस का साइन, प्लस का साइन, ये आपके पास सिंगल सिंगल करेक्टर्स है। तो जब इस तरीके से कोई भी आपने वैल्यू, कोई भी जो करेक्टर है वो आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हो, और साथ ही उसको कोई डाटा टाइप आपने देनी है, ठीक है, तो उस डाटा टाइप का नाम आप हमेशा चार रखोगे। आफ्टर दैट हम रखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप हमेशा ऐसा डाटा स्टोर करवाते हो, स्ट्रिंग वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर ऐसा डाटा स्टोर करवाते हो जिसके अंदर नंबर ऑफ करेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं कहूँ मेरा नाम आमना है, ठीक है, तो आमना के अंदर 4 करेक्टर्स है, AMNA, ठीक है। अगर मैं अपना पूरा नाम लिखूं तो आमना रिजवान, AMNA, फिर स्पेस भी इंक्लूडेड है करेक्टर में, ठीक है, फिर RIZWAN, मल्टीपल करेक्टर्स है। अगर मैं बात करूं कि आपने अपना CNIC देना है तो किस तरीके से होता है, उसके अंदर एक तो न्यूमेरिक डाटा भी आ रहा है और साथ ही उसके अंदर आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, 37405 स्लैश, या स्लैश कह दें या डैश कह दें, ठीक है। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6, फिर डैश कह के फिर आपका एक डिजिट आता है। तो ये आपके पास कौन सी इसकी डाटा टाइप बनेगी, स्ट्रिंग। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना हाउस एड्रेस बताएं, तो हाउस एड्रेस में भी ऐसे ही होता है कि इसमें अल्फाबेट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं अगर आपको कहूँ house.no, ठीक है, और फिर मैं लिखती हूँ आगे 105 या 111, ठीक है, कॉमा, फिर मैं लिखती हूँ स्ट्रीट, स्ट्रीट को पूरा नहीं लिखेंगे, ST, हैश, ठीक है, फिर 01, स्ट्रीट नंबर 1 है, ठीक है, फिर कॉमा, फिर आगे जो भी आपकी सोसाइटी का नेम है, जो भी सेक्टर का नेम है, कोई भी सिटी का नेम है, ठीक है। तो मल्टीपल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऐसे ही हमेशा डाटा टाइप हम इस ऐसे डाटा की हमेशा हम वेरिएबल्स की डाटा टाइप स्ट्रिंग रखेंगे। आई होप आपको डाटा टाइप्स का भी समझ आ गया होगा। उसके बाद आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है, वो है ऑपरेटर्स और इसकी टाइप्स का, ठीक है। हमने जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा डाटा टाइप्स का, उसके अंदर सिर्फ ये जो खाली चार डाटा टाइप्स नहीं होती, इसके अलावा भी होती है, बूल भी होती है, डबल भी होती है, जो कि हम लेटर ऑन और लेक्चर्स में मैं आपको अच्छे से इसको समझा दूंगी। ऑपरेटर्स और डाटा टाइप्स ऑपरेटर्स और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, दो ऑपरेंड्स हैं A और B, ठीक है, उनको हमने ऐड करवाना है, तो उसके अंदर दरमियान में कौन सा ऑपरेटर लगेगा, प्लस का साइन, क्योंकि हमने उनको ऐड करवाना है, A+B। सो हेयर A एंड B आर द ऑपरेंड्स एंड प्लस इज द ऑपरेटर। तो ये आपके पास कुछ टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आप ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म करवाते हैं। यहाँ पर आपके पास कौन कौन से ऑपरेटर्स है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपके पास चार किस्म के ऑपरेटर्स आते हैं, एडिशन और प्लस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, स्टार,
एंड डिवीजन स्लैश, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपके पास ऑपरेंड्स हैं ए और बी, तो आप क्या करवा रहे हो, ए प्लस बी। सिमिलरली आपके पास ऑपरेंड्स हैं ए एंड सी, तो आप क्या कर रहे हो, ए स्टार सी, आप पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करवा रहे हो और साथ ही डिवाइड करवा रहे हो उसको टू पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान में आपस का रिलेशनशिप शो कर रहा होता है, उनका कंपैरिजन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इज ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 5 है, तो डेफिनेटली ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। इसमें आपके पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आ जाते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। जब आपने कहना हो कि ए इज इक्वल्स टू बी, ए की वैल्यू भी 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, तो आप लिखते हो ए इज इक्वल्स टू बी, तो इसमें सिंगल इक्वल्स टू नहीं आएगा, इसमें आपके पास डबल इक्वल्स टू आएगा जब आप उन दोनों का कंपैरिजन कर रहे होते हो, इन दोनों का रिलेशन शो कर रहे होते हो। लास्ट वन इज नॉट इक्वल्स टू, a is not equals to b, a value is 7, b value is 5, so definitely a is not equals to b. The third one is logical operator. लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास, आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, आपके पास लॉजिकल गेट्स आते हैं, एंड, और एंड नॉट, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास तीन किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और एंड नॉट, ठीक है। एंड में आपके पास क्या होता है, आपके पास दो कंडीशन दी हुई है, आपका कंडीशन लेट्स सपोज क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी, ए को किससे बड़ा होना चाहिए, बी से भी, और ए को बड़ा होना चाहिए सी से भी। तो अगर इन दोनों के दरमियान में आप एंड का ऑपरेटर लगाते हो, जो कि इस तरीके से लगेगा डबल करके, एंड, तो दैट्स मीन कि आपका इन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। जब तक ये दोनों ट्रू नहीं होगी, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, आपका वो पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक रन नहीं होगा। अगर मैं इसके दरमियान में और का साइन लगाती हूँ, और का साइन आपके पास क्या है, ये वाला साइन, तो दैट्स मीन कि या तो ए इज ग्रेटर देन बी, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, या ए बी से बड़ा हो जाए, या ए सी से भी बड़ा हो जाए, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। कोई भी अगर एक कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई करती है, तो आपका वो पर्टिकुलर ब्लॉक रन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है नॉट का ऑपरेटर। नॉट का ऑपरेटर हमेशा नेगेशन शो करता है कि लेट्स सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, अगर इसके आगे नॉट लगा रही है, तो दैट्स मीन कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ठीक है। ये कंडीशन जो है वो बेसिकली अगर ट्रू हो रही है, तो इसको रिवर्स कर दो, ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर। नाम से ही पता लग रहा है असाइन, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कितने किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट में, आपके पास आ जाता है इज इक्वल्स टू प्लस, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस, इज इक्वल्स टू प्लस, और इज इक्वल टू स्टार, इज इक्वल्स टू स्लैश, ठीक है ना। इस किस्म के आपके पास, मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ कि आपके पास इक्वल्स टू प्लस, ठीक है ना, और इक्वल्स टू माइनस, सॉरी, प्लस इक्वल्स टू, ठीक है ना, माइनस इक्वल्स टू, तो आपके पास स्टार इक्वल्स टू, और स्लैश इक्वल्स टू। तो ये आपके पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या करते हैं बेसिकली, लेट्स सपोज ए की वैल्यू इनिशियली जो थी, यहाँ पर ये एच स्मॉल आएगा, गलती से मैंने इसको बड़ा लिख दिया, ठीक है। लेट्स सपोज ए की वैल्यू इनिशियली 2 थी। जब आपने ये लगाया इज इक्वल टू ए प्लस टू, तो ए की वैल्यू क्योंकि 2 थी, तो 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। तो अब ए की वैल्यू वेरी कर गई है, ठीक है, और ए की वैल्यू अपडेट होके 4 हो गई है। तो यहाँ पर इसीलिए हम वेरिएबल्स को वेरिएबल्स बोलते हैं कि उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं ना कहीं जाके चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास थी ए की वैल्यू इनिशियली 2, तो 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ए की वैल्यू, पहले ए की वैल्यू 2 थी और अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 0। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ए की वैल्यू थी 2, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, नाउ ए वैल्यू इज 3। अब पहले ए की वैल्यू 2 थी, ठीक है, आपने 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया, तो यू गेट द आंसर 4, ठीक है। तो 4 जो है वो ए की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, ठीक है। द नेक्स्ट ऑपरेटर, फिफ्थ वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। whenever we are incrementing any variable with 1 और डिक्रीमेंटिंग इट विद 1, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हो, उसको शो किस तरह करते हैं, प्लस प्लस से या माइनस माइनस से, ठीक है। यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वन फ्रॉम अ वैल्यू, फॉर एग्जांपल, आपके पास ए की वैल्यू थी 3, आपने लेटर ऑन कई प्रोग्राम में जाके लिख दिया ए प्लस प्लस, ठीक है ना। जब आप ए प्लस प्लस करोगे, तो डेफिनेटली उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो 3 के बजाय अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। सिमिलरली ए की वैल्यू पहले 3 थी,
आपने लेटर ऑन प्रोग्राम में कहीं जाके ए माइनस माइनस कर दिया, 3 - 1 = 2, तो अब ए की वैल्यू जो अपडेट हो गई है वो 2 हो गई है। द नेक्स्ट वन इज टर्नरी वैल्यू। टर्नरी वैल्यू आपके पास क्या होती है? आप एक ही लाइन में एक ही सेंटेंस में कंडीशन लिखते हो और क्वेश्चन ये पूछते हो कि आया कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल, ए इज ग्रेटर देन बी और क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। आया कि ए वाकई बी से बड़ा है कि नहीं है, और आगे दो ऑप्शन दे देते हैं, एक ए की ऑप्शन दे देते हैं और एक बी की ऑप्शन दे देते हैं, एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन बेस्ड ऑन दिस दैट पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, आई होप आपको ऑपरेटर्स और इसकी टाइप्स का भी पता लग गया होगा। द नेक्स्ट वन इज कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू अभी मैं आपको दूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एपिसोड नंबर 3 में हम इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स करेंगे। आपके पास कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो है क्यों यूज होते हैं? कोई भी कंडीशन अगर आपने बतानी हो, ठीक है ना, कि या किसी कंडीशन की बेस पर आपका प्रोग्राम रन हो रहा हो, तब आपके पास यूज होता है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, जब कोई भी कंडीशन इन्वॉल्व हो रही है, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से वो एज ले, और अगर उसकी एज ग्रेटर है 18 से, तो आप ये कहें कि वो एलिजिबल है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो इसमें आपके पास क्या कंडीशन इन्वॉल्व हो रही है? अगर उसकी एज 18 से बड़ी है तो वो एलिजिबल है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक कंडीशन इन्वॉल्व हो रही है कि अगर उसकी एज 18 से बड़ी है। ठीक है, ये नहीं कहा गया 18 से छोटी है तो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बस ये कहा है अगर 18 से बड़ी है तो एलिजिबल है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। जब ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास आए जिसमें सिर्फ एक कंडीशन इन्वॉल्व हो रही है, तब आप कौन सा कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करोगे? इफ के आगे सिर्फ कंडीशन लिखोगे एज इज ग्रेटर देन 18। इफ यस अगर हो जाती है, तो फिर आप क्या करोगे? जो पर्टिकुलर इफ के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी वो आपके पास रन हो जाएंगी। जब आपके पास दो कंडीशंस इन्वॉल्व हो, मैं आपको कहूँ आपकी एज 18 से बड़ी है या छोटी है, ठीक है ना, दो कंडीशन है, या तो बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है। फिर जो आपने कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है वो आपने यूज करना है इफ एल्स का। इफ के अंदर आपके पास कंडीशन आ जाएगी एज ग्रेटर देन 18, और एल्स के आगे आप कभी भी कोई कंडीशन नहीं लिखते। जिस तरह यहाँ पर अगर आप लोग देखें, तो इफ के आगे मैंने कंडीशन लिखी पर्टिकुलर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट्स लिखी, और एल्स के अंदर कोई राउंड ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल हुई है, इसके आगे कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि कंपाइलर को ऑलरेडी पता लग जाता है कि अगर ये नहीं होगी तो डेफिनेटली इसकी ऑपोजिट होगी। ठीक है, दो कंडीशंस में, तो इसीलिए हम एल्स लगाते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, आपके पास आता है इफ एल्स इफ का। जब आपके पास दो से ज्यादा कंडीशंस इन्वॉल्व हो जाएं, वो तीन भी हो सकती हैं, चार भी, पांच भी, एंड ऑफ सो ऑन, ज्यादा सारी भी हो सकती हैं, तो फिर आपके पास जो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो होता है इफ एल्स इफ का। ठीक है, तो आप इसी तरह बार बार अपनी कंडीशन लिखते जाएंगे, इफ फिर एल्स इफ करके दूसरी कंडीशन, फिर एल्स इफ करके तीसरी कंडीशन, जब तक आपके पास लास्ट कंडीशन नहीं आएगी। और लास्ट कंडीशन हमेशा किस पार्ट में जाएगी? एल्स वाले पार्ट में आपके पास जाएगी। ठीक है, हर इफ के बाद आपने याद रखना है कि चाहे वो इफ हो या एल्स इफ हो, आपने उसके कंडीशन लिखने के बाद हमेशा कर्ली ब्रैकेट ओपन करनी है, उसके अंदर जो भी उसकी स्टेटमेंट्स हैं वो लिख के उसकी कर्ली ब्रैकेट आपने ऑफ करनी है, और फिर नेक्स्ट आपने कंडीशन लिखनी है एल्स इफ करके। द नेक्स्ट वन इज नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड से नाम से पता लग रहा है कि नेस्ट बन रहा है। जब भी कोई ऐसा कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो कंडीशंस हों और पहली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर नेक्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, तो इस तरीके से आपको पता लगे, तो वो उसका मतलब होता है कि आपने नेस्टेड इफ एल्स इस्तेमाल करना है। यानी कि मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आपकी एज 18 से अबव है, ठीक है ना, ये कंडीशन अगर ट्रू है, तो फिर आप नीचे जाओ और फिर आप क्या कहते हो कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लेने के लिए आपकी बीएस की डिग्री है कि नहीं है, ठीक है ना, या मैट्रिक आपने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आपकी एज 18 से अबव होनी चाहिए, तो इसमें दो कंडीशन लगेगी, 18 से अबव है कि नहीं है। अगर तो 18 से अबव है, तो फिर आप नीचे जाएंगे, उस लूप के अंदर जाएंगे, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर जाएंगे और एक और कंडीशन लगाएंगे, क्या आपने मैट्रिक किया हुआ है? ठीक है, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो फिर इसका मतलब आप एलिजिबल हैं फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन। और अगर एल्स में चला जाता है, लेट्स सपोज कि आप 18 से अबव ही नहीं है, आप 18 से छोटे हैं, जो भी है, ठीक है ना, दैट्स मीन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 18, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी एडमिशन। तो इस तरह के जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं जिसकी एग्जांपल्स हम अगली एपिसोड में भी करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्ट इफ एल्स कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर।
The last one is switch. Switch means when you want to check one variable against many constant values, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि आपके पास बहुत सारे केसेस बने हुए हैं, ठीक है, और आपने उनमें से कोई एक केस चूज करना है। लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ कि आपकी परसेंटेज जो है वो 75 है, और ग्रेड जो है वो कोई ग्रेडिंग स्कीमा आपको दिया हुआ है कि 90 से 100 तक ए ग्रेड है, 90 80 से 90 तक ये ग्रेड है, 70 से 80 तक ये ग्रेड है, 60 से 70 तक ये ग्रेड है। तो आप एक क्योंकि 75% है, तो आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक को ही रन करोगे, उस पर्टिकुलर केस में ही जाओगे जहाँ से आपकी परसेंटेज लाई कर रही है, ठीक है। और वो ग्रेड सी भी हो सकता है, ग्रेड बी भी हो सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर की प्रॉपरली एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।